देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। आपको एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, इनका टाइम पीरियड, इनके पीछे के कारण क्या थे, और उन कारणों के बाद जब युद्ध हुआ अंततः कौन सी संधियां हुई। आप समझ रहे हो? मतलब आपको उनका समय ध्यान होना चाहिए, कारण क्यों हुआ, फिर पूरा का पूरा घटना चक्र पता होना चाहिए, और फिर अंततः जो उस संदर्भ में जो ट्रीटीज हुई, संधियां हुई, उनका क्या प्रभाव रहा और किस तरह से वो अगले जो द्वितीय आंग्ल युद्ध के लिए या तृतीय या चतुर्थ आंग्ल युद्ध के लिए परिस्थितियों का जन्म होता है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 टू 69। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में हुआ। कॉजेस की अगर बात करें तो पहला कारण था हैदर अली की एम्बिशन। देखिए, हैदर अली बहुत ही है ना योग्य भी था और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस लीडर था, डिप्लोमेट था, और उसकी ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि क्यों न संपूर्ण दक्षिण भारत में मैं अपना साम्राज्य स्थापित कर लूं। और इस तरह से उसने अपने जो चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो दक्षिण भारत में, निजाम हो मराठा हो, उन सबको अपने साथ संगठित किया और एक ट्राईपार्टाइट अलायंस, ट्राईपार्टाइट यानी त्रिगुटीय मैत्री उसने स्थापित की। ये त्रिगुट मैत्री किस किस के बीच में थी? ये थी हैदर अली जो मैसूर का डिफेक्टो रूलर है, एक दूसरी तरफ निजाम ऑफ हैदराबाद, और तीसरी तरफ मराठास जो दक्कन से थे। तो इन तीनों को उसने अपनी तरह, ये तीनों एक हो जाते हैं, और जो वहाँ पे जो स्टैब्लिश्ड शक्ति है ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इन्होंने अपना मोर्चा खोला, और इस तरह से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। प्रथम आंग्ल, आंग्ल मतलब होता है ब्रिटिश, तो प्रथम आंग्ल मैसूर जो वॉर है ये 1767 के 1767 में हुआ और 1769 तक 2 वर्षों तक चलता है ये युद्ध। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो हैदर अली और उसके जो गुट हैं उनकी जो सेनाएं हैं वो, और ब्रिटिशर्स की सेनाएं जो हैं मद्रास से 5 मील तकरीबन दूर 1769 को मिलती हैं, और युद्ध होता है। ये देखिए, ये दिस इज द पिक ऑफ हैदर अली, ये हैदर अली है, और इस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, और इसके अंदर बहुत करारी हार मिलती है अंग्रेजों को। अंग्रेज हार जाते हैं और अंततः दोनों पार्टीज के बीच में हैदर अली और हैदर अली और अंग्रेजों की जो दोनों की जो सेनाएं हैं इनके बीच में एक अलायंस होता है, एक सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है। देखो, पहले एंग्लो मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हो जाता है, जिसमें दोनों पार्टियां अपने अपने जीते हुए क्षेत्र दे देती हैं, और जो राजा तंजौर है वो भी जो है वो एक हैदर अली के दोस्त की तरह उनको ट्रीट किया जाता है, और जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, वो सारे के सारे ट्रेड प्रिविलेजेस ब्रिटिश फैक्ट्रीज को मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपका पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर। सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर की अगर बात करेंगे तो इट स्टार्टेड ड्यूरिंग 1780 टू 84, 4 इयर्स के लिए ये था, 1780 से 84 के बीच में। और कारण क्या रहे होंगे इसके? देखिए, जो ट्रिपल अलायंस था, जो तीन जो गुट बने हुए थे, निजाम, मराठा और हैदर अली को मिला के, इन लोगों में ये सिर्फ एक थोड़े से समय के लिए एक साथ आए थे। इनके वैचारिक मतभेद थे, इनके जो खुद के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो भी अलग थे। तो इस तरह से ये इनमें डिस्ट्रस्ट प्रिवेल्स, और ये अंततः जो है हैदर अली और मराठास के बीच में और निज़ाम के बीच में थोड़ी फूट डल जाती है। दूसरा है आपका आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। देखिए, वहाँ सप्तवर्षीय युद्ध है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हमेशा से बहुत घृणा रही है, ये एक दूसरे के बहुत कट्टर प्रतिस्पर्धी रहे हैं, इनके बीच में हमेशा से युद्ध की संभावनाएं वहाँ भी रही है, यहाँ भी रही है, होते रहे। तो इस तरह से दोनों जो पार्टीज है इंग्लिश और फ्रेंच, इसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ब्रिटिश कैप्चर माहे। माहे क्या है? एक फ्रेंच सेटलमेंट है, यहाँ पे फ्रांसीसियों का सेटलमेंट बना हुआ है, और यहाँ पे
और फ्रांसीसी, क्योंकि टीपू सुल्तान के और हैदर अली दोनों के दोस्त थे, मित्र थे, इसलिए जब ब्रिटिशर्स ने माहे को कैप्चर किया, माहे जो फ्रेंच सेटलमेंट थी उसको अपने अधीन कर लिया, तो हैदर अली खफा हो जाता है और उसने फिर निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के साथ एक अलायंस, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अलायंस बना लिया, और इस तरह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। अब इस समय क्या होता है देखिए, कर्नल बेली है एक तरफ, कर्नल बेली है वो हार जाते हैं, और आरकॉट जो है, आरकॉट के एक जो क्षेत्र पे कब्जा हो जाता है हैदर अली का। फिर हैदर अली हारता है दूसरी बार में, और सर आयर कूट जो है पोर्टो नोवा में हैदर अली को हरा देते हैं। फिर डिफीट होती है कर्नल ब्रेथवेट की हैदर अली से, मतलब एक बार अंग्रेज जीत रहे हैं, एक बार हैदर अली जीत रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेथवेट की सेना भी हार जाती है। फिर कैप्चर कर लेते हैं जो मैथ्यूज, ब्रिगेडियर मैथ्यूज जो है वो और उसके लोग जो हैं वो टीपू सुल्तान को कैप्चर कर लेते हैं, और इस तरह से मंगलोर की संधि के साथ ही ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से 1784 तक आते आते फिर जो उनके बीच में है शांति स्थापित हो जाती है। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान है। इस तरह से जब मैंगलोर की संधि जब हुई थी, तो मैंगलोर की संधि के संदर्भ में आप देखिए, दोनों जो पार्टीज थी एक दूसरे की, उन्होंने अपने अपने जीते हुए वही क्षेत्र जो थे वो वापस कर दिए, और जो ट्रेड प्रिविलेजेस थे जो कंपनी को मिले हुए थे, हैदर अली ने उनको वापस उनको दे दिए कि अब आप वापस से अपना व्यापार भारत में कर सकते हो। और दोनों साइड्स ने म्यूचुअल रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशंस किए, यानी दोनों साइड्स अपने अपने जो क्षेत्र हैं जो एक दूसरे के उन्होंने हड़प लिए थे उनको वापस कर देते हैं। और दोनों इस बात पे भी अग्री करते हैं कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, युद्धबंदी है जो तकरीबन 1680 थे, उनको हम रिलीज कर देंगे। और जो टीपू जो है उसने कंपनी का जो कैलिकट के अंदर मैसूर युद्ध जो है, इसके कारण क्या रहे, टीपू सुल्तान अपने पिता से भी ज्यादा एम्बिशियस था, ठीक है। वो और भी अपने साम्राज्य के विस्तार की बात सोच रहा था। तो टीपू ने क्या किए, कुछ सुधार किए। उसने बहुत सारे इन सुधारों के तहत जो अपने दोस्त थे निज़ाम और मराठा, उनको अपना दुश्मन बना लिया। और दूसरी तरफ जो टीपू सुल्तान ने अपने एनवॉयज, ही सेंडिंग एनवॉयज टू फ्रांस एंड टर्की। टीपू सुल्तान ने क्या किया, उसने अपने जो दूत हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हेल्प लेने के लिए उसने अपने दूत जो है वहाँ पे भेजे, तुर्की में और फ्रांस में। ये बात अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रावनकोर पर अटैक कर दिया। अटैक ऑन ट्रावनकोर। ट्रावनकोर जो है ये टीपू सुल्तान का मित्र राज्य था, और जब ऐसा हुआ तो टीपू सुल्तान को बहुत क्रोध आया, और उसने युद्ध के लिए प्रारंभ कर दिया। अलायंस बिटवीन ब्रिटिश निज़ाम एंड मराठा। तो अंग्रेज जो हैं इस समय तक ये जान गए थे कि टीपू की जो स्थिति है वो खराब जब ही हो सकती है जब उसका जो त्रिकूट है उसको तोड़ दिया जाए। तो उन्होंने निज़ाम को और मराठा को, इन दोनों को अपनी तरफ मिला लिया, ताकि उनको ये प्रलोभन दिया कि अब क्या होगा, आगे जो युद्ध में जीत हासिल होगी उससे हम आपको बराबर बराबर का हर्जाना देंगे, बराबर बराबर का क्षेत्र बांट देंगे। तो निज़ाम और मराठा जो है खुश हो जाते हैं और ब्रिटिशर्स के खेमे में चले जाते हैं, और इस तरह से अलायंस बिटवीन बिटवीन ब्रिटिश निज़ाम एंड मराठास वाज फॉर्म। तो इन तीनों के मध्य अलायंस हो जाती है, किसके विरुद्ध, टीपू सुल्तान के विरुद्ध। और फिर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के अंदर क्या करते हैं, जो मेजर जनरल मिडोज है उसको उसको टीपू सुल्तान हरा देता है, और उसके बाद में कॉर्नवालिस आ जाता है यहाँ पे। कॉर्नवालिस जो होता है वो शेरिंगापट्टनम को घेरने में सफल हो जाता है, और जब वो घेरते हुए शेरिंगापट्टनम के पास तक आ जाता है तो टीपू सुल्तान को लगता है अरे अब तो बचने के कोई चांस ही नहीं है, अब मुझे अंग्रेजों को सरेंडर करना ही पड़ेगा। और अंततः ट्रीटी ऑफ शेरिंगापट्टनम वाज साइन, और इस तरह से अंततः श्रीरंगापट्टनम की जो संधि है वो अस्तित्व में आ जाती है 1792 में। अब इन दोनों जो इस संधि के, ये संधि बहुत ही
शर्मनाक थी, अपमानजनक थी टीपू सुल्तान के लिए। इस संधि के तहत क्या करते हैं अंग्रेज, 12 महल, डिंडीगुल और मालाबार स्वयं के पास रख लेते हैं। मराठों को तुंगभद्रा का जो उत्तरी भाग है वो दे दिया जाता है, और जो निजाम है उसको पेन्नार और जो कृष्णा नदी है उसके बीच का हिस्सा दे दिया जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स, निजाम और मराठा तीनों संतुष्ट हो गए हैं। और ये श्रीरंगापट्टनम की संधि जो होती है, इसके तहत अंग्रेजों को 1.6 करोड़ जो पैसा है वो वॉर इंडेमनिटी के, युद्ध के उसके रूप में सरेंडर कर देता है टीपू सुल्तान। ठीक है। और इस तरह से टीपू ने क्या किया कि जितने भी जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जितने भी युद्ध बंदी थे, उनको भी रिलीज कर दिया। और अगर वो ये 3 करोड़ रुपए नहीं जमा करा पाएगा अंग्रेजों को, तो उसके बदले में उसको अपने 2 बेटे, जिसमें से एक था अब्दुल खलीक और एक था मोइजुद्दीन, उन दोनों बेटों को भी उसे गिरवी रखना पड़ता। तो इस तरह से तृतीय आंग्ल मैसूर जब वॉर खत्म हुआ, तो बहुत ही अपमानजनक महसूस कर रहा था टीपू सुल्तान, और बदले की भाव से उसने अपनी शक्ति को और संगठित किया, और इस विच रिजल्टेड इनटू फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और चौथुत आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1799 में। ठीक है। तो 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें पार्टीज वही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें टीपू सुल्तान को भारी हानि होती है, अपने दोनों बेटों को भी गिरवी रख देता है, और जो टीपू सुल्तान है उसके विरुद्ध अंग्रेजों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। पहला जो है, इसमें 3 है, देखिए कर्नल स्टुअर्ट जो है, ये सदासीर जो जगह है वहां पर टीपू सुल्तान की सेना को हरा देते हैं। और उसके बाद में जनरल हारिस आते हैं, वो मालवेली के अंदर टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। और इस तरह से जो टीपू सुल्तान है वो हारता चला जाता है। टीपू सुल्तान के विरुद्ध देखिए ब्रिटिश है, निजाम है, मराठा है, तीनों एक हुए में। ठीक है। और बेलेजली जो है उसने भी इसको हरा दिया। तो इस तरह से टीपू सुल्तान अंततः हार जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है, और अंततः 4 मई को इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो टीपू सुल्तान है उसने बाकायदा उस समय नेपोलियन से भी मदद मांगी थी, लेकिन नेपोलियन उस समय बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर भाग दे रहा था, और उस समय वो उसकी हेल्प चाहते हुए भी नहीं कर पाया। इसलिए मैसूर के इस चतुर्थ आंगल वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही ट्रीटी ऑफ मैसूर जो होती है ये कंक्लूड होती है। ट्रीटी ऑफ मैसूर में क्या करते हैं कि जो वडियार वंश, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि वडियार वंश जो है, या बदियार वंश, ये रूल कर रहा था मैसूर पे 1612 से। ठीक है। और वडियार डायनेस्टी जो है उसको उसने पूर्ण रूप से अपरूट कर दिया हैदर अली ने, उसको हटा के खुद डिफेक्टो रूलर बन गया। तो जब अंग्रेजों ने मैसूर को जीत लिया तो उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ वडियार डायनेस्टी, उन्होंने पुनः जो है 1799 के बाद वडियार वंश को वहाँ की गद्दी सौंप दी। एनेक्सेशन ऑफ मैसूर बाय ब्रिटिश इन 1831, देखिए वडियार वंश के राजा तो बना दिए, कृष्ण राजा तृतीय जो है सिर्फ 5 साल का लड़का है, हिंदू है, उसको वहाँ का राजा बना दिया। लेकिन अंग्रेजों का लालच समाप्त नहीं होता है, बड़ा ज्यादा बड़ा भाग तो मैसूर का अंग्रेजों के पास ही है अभी भी, है ना। और छोटा सा भाग ही कृष्ण राजा तृतीय को दिया है, उन्होंने कृष्ण राजा थर्ड को दिया है। लेकिन उन्होंने अंततः फिर सब्सिडरी अलायंस के तहत जो एनेक्सेशन ऑफ मैसूर बाय ब्रिटिश टुक ओवर इन 1831, जो विलियम बेंटिंग है देन गवर्नर जनरल, उन्होंने विलय कर दिया मैसूर का ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर 1831 में, और पूरा जो प्रशासन है मैसूर का वो अंग्रेजों के हाथ आ गया। वैसे तो ये बहुत बड़ा धोखा है एक तरह से जो अंग्रेजों ने वडियार वंश के राजाओं को दिया, लेकिन 1831 से 1881 तक अंग्रेजों का साम्राज्य का हिस्सा बना रहा मैसूर। और जब लॉर्ड रिपन भारत आए, देखिए लॉर्ड रिपन्स मूव फॉर रेस्टोरेशन इन 1881, जब लॉर्ड रिपन भारत आए तो लॉर्ड रिपन बहुत उदारवादी गवर्नर जनरल्स में से एक कहलाए जाते हैं। उन्होंने इस गलती को वापस पुनः ठीक किया, और जो मैसूर का साम्राज्य है वो वापस वदियार वंश के राजाओं को
दे दिया और इस तरह से मैसूर जो है वो अंग्रेजों की सत्ता से स्वतंत्र हो जाता है। तो ये रहा आपका 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स भी समाप्त हो गया। अब देखिए टीपू सुल्तान के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, दोनों पे क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन ये आते हैं आपके 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स कौन से हैं, और एक क्वेश्चन ये आ जाता है आपके कि डिस्क्राइब द स्केच ऑफ लाइफ एंड स्केच ऑफ हैदर अली और टीपू सुल्तान। या तो टीपू सुल्तान की उपलब्धियों और जीवन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या हैदर अली उसके जीवन और उसकी जो कार्य और युद्धों पे आ सकता है क्वेश्चन। तो हैदर अली तो हमने डिस्कस कर लिया था। टीपू सुल्तान की छोटी सी और झलक देखिए उसकी लाइफ के बारे में। टीपू सुल्तान जो है ये 1787 से रहे और 82 से 1799 तक इसमें रहे हैं एज मैसूर रूलर। 87 में उसने बाकायदा बादशाह की उपाधि धारण की, सिक्के भी चालू करवाए, सिक्कों पे हिंदू देवी देवताओं के नाम भी थे देखिए उस समय। और टीपू सुल्तान, हैदर अली तो बिल्कुल निरक्षर था, हैदर अली ने पढ़ाई वढ़ाई कभी नहीं की थी, लेकिन टीपू सुल्तान को कई भाषाओं का ज्ञान था। अरबी है, संस्कृत है, उर्दू है, फ्रेंच है, इस तरह से अनेकों भाषाएं जानता था। उसने श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्र वक्फ वृक्ष भी